चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास जहाँ से था। 2 नंबर तक हो गया था। तीसरा नंबर प्रश्न था। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? आंसर आप लोग बताइए। तीन का क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं। वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं साबुन बनाने में। अगला प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। 4 में है मनुष्य के शरीर में खून खून का मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि मनुष्य के शरीर में खून का जो शुद्धिकरण किया जाता है, रक्त का शुद्धिकरण जो होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए में है डायलिसिस, बी में है हेलोलेसिस, सी में है मैकेनिकल ऊर्जा, डी में है पैरालेसिस। क्या हो जाएगा आंसर? 4 का ए। चलिए आपका सही आंसर है आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए 4 का ए हो जाएगा। डायलिसिस यानी कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। 4 का ए। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है। 5 नंबर प्रश्न है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को चर्म को स्वस्थ रखने में चर्म को यानी कि त्वचा को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, यानी कि महत्वपूर्ण होता है। त्वचा के स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण होता है, वह विटामिन कौन सा है? ए बी सी डी दिया गया है। क्या हो जाएगा? 5 का सी। क्या हो जाएगा? 5 का सी हो जाएगा, विटामिन सी। ऑप्शन भी यहाँ पर सी दिया गया है। ऑप्शन भी सी है और आंसर भी विटामिन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? मधुमेह रोग जो होता है वह किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग जो होता है वह किसकी कमी से होता है? ए में है ग्लाइसिन, बी में है हीमोग्लोबिन, सी में है हिस्टेमिन और डी में है इंसुलिन। जवाब दीजिएगा आप लोग 6 नंबर प्रश्न का। ए का क्या हो जाएगा? 5 का। 6 का डी। 6 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए सही आंसर है 6 का डी हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह बीमारी होती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है पौधे एवं पेड़ों का खाना। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि पेड़ पौधे जो है वो अपना भोजन जो तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेड़ पौधे जो अपने भोजन तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? 7 नंबर का जवाब दीजिएगा। ए में है कार्बोहाइड्रेलिसिस कार्बोहाइड्रेलिसिस मेटाबॉलिक सिंथेसिस, सी में है फोटो फोटोसेंसिटाइजेशन फोटोसेंसिटाइजेशन और डी में क्या है? फोटोसिंथेसिस। क्या हो जाएगा आंसर? 7 का बी। 7 का बी नहीं होगा, 7 का बी गलत है। 7 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा? 7 का डी हो जाएगा। 7 का आंसर हो जाएगा डी। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं ना, तो ये फोटोसिंथेसिस जो है इसे प्रकाश संश्लेषण ही कहते हैं। इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस है, लेकिन इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न क्या है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को
तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या है? यानी जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी क्या है? 8 नंबर का जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर बैक्टीरिया है, डीएनए है, इंसुलिन है और एंजाइम है। क्या हो जाएगा आंसर? 8 नंबर, 8 का सी, 8 का सी। चलिए सही आंसर है आप लोगों का, 8 का सी हो जाएगा, एंजाइम। एंजाइम की मदद से जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया जो है वो तेज कर दिया जाता है। रासायनिक रासायनिक प्रक्रिया जो है वो तेज हो जाता है, किससे? एंजाइम से, एंजाइम की मदद से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। क्या है? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, यानी प्रथम जो भारतीय उपग्रह है उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट है, जो छोड़ा गया था। आर्यभट्ट है, उसे छोड़ा गया था कब? यहाँ पर बताना है, डेट के साथ बताना है कि कब छोड़ा गया था प्रथम भारतीय उपग्रह, जिसका नाम क्या है? आर्यभट्ट है। 1975 में, 1975 में 19 अप्रैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 अप्रैल, ऑप्शन बी हो जाएगा। बी, 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। यानी कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न क्या है? इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? इनसेट, इनसेट 2A, इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? 10 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा 10 का? 10, 1992, 1992। 10, 3 नंबर हो जाएगा 10 जुलाई, 10 जुलाई 1992 में, 10 जुलाई 1992 में छोड़ा गया था इनसेट 2A। इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है अगला। 11 नंबर क्या है? पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व, पानी का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है? क्या हो जाएगा आंसर? 4 का, 4 का सी, ए। दो दो ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं, कोई एक ऑप्शन कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा? 11, 11 ए, 11 ए। क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है, और आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा, न्यूनतम, न्यूनतम हो जाएगा आयतन। आयतन क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए, यानी कि सैलून जो है, सैलून, सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का प्रयोग करते हैं वह दर्पण कौन सा है? दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का प्रयोग करते हैं वह कौन सा है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? 12 का ए, 12 का ए। चलिए सही आंसर है, क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष, इंद्रधनुष दिखाई देता है? दोपहर के 12 बजे के समय में इंद्रधनुष जो बनता है वह दिखाई देता है, किस दिशा में दिखाई देता है? जवाब दीजिए आप लोग। 13 का डी,
13 का डी, यह नहीं दिखाई पड़ेगा। चलिए आपका आंसर सही है। क्या हो जाएगा? दोपहर में इंद्रधनुष जो है वह बनता तो है लेकिन दिखता नहीं है। दोपहर में क्या होता है? दोपहर 12 बजे के समय में इंद्रधनुष बनता है लेकिन लंबवत रहने के कारण दिखाई नहीं पड़ता है। लंबवत रहने के कारण दिखाई नहीं पड़ता है। और बाद बाकी सुबह के समय में, यानी कि सूर्योदय जो होता है, सूर्योदय, तो सूर्योदय के समय पश्चिम दिशा में इंद्रधनुष बनता है और सूर्यास्त के समय पूर्व दिशा में बनता है, यानी कि सूर्य के विपरीत बनता है। क्या हो जाएगा? सूर्य के विपरीत। पश्चिम में बनेगा कब? पश्चिम में बनेगा कब? सुबह के समय, सुबह में, सुबह में बनेगा। और पूर्व में बनेगा कब? शाम को, शाम को बनेगा पूर्व में इंद्रधनुष। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी, यह दिखाई नहीं पड़ेगा। बनेगा, इंद्रधनुष बनेगा दोपहर में लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, कन्याकुमारी में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 14 नंबर। दूरदृष्टि, दूरदृष्टि निवारण, यानी कि दूरदृष्टि दोष जो है उसका निवारण के लिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लेते हैं किस दर्पण को, या सॉरी दर्पण नहीं, लेंस। किस लेंस का प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष को दूर करने में? कितना नंबर प्रश्न है? 14 नंबर प्रश्न है, 14। क्या हो जाएगा? 14 का ए नहीं होगा, अवतल लेंस नहीं होगा। सी, चलिए सी, सी सही है आप लोग आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस हो जाएगा। यानी कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? केवल दूर दूर का वस्तु दिखाई देता है और पास का नहीं। यानी कि रेटिना फोकस जो है, फोकस दूरी लेंस का, वह रेटिना से क्या होता है? रेटिना से दूर दूर उसका बनता है प्रतिबिंब। तो उसको नजदीक करने के लिए क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि उत्तल जो है, उत्तल लेंस क्या है? अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस क्या है? यह अभिसारी लेंस है। अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी लेंस है। और ये अवतल लेंस क्या है? अपसारी है। अपसारी, अपसारी है। यह दूर जो प्रतिबिंब बनता है उसको क्या करता है? नजदीक लाता है ताकि नजदीक का भी वस्तु दिखाई दे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर, 15 नंबर है फ्यूज का सिद्धांत। फ्यूज जो है, फ्यूज जो प्रयोग करते हैं वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 15 का सी, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या हो जाएगा? 15 का सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। चलिए आंसर सही है आप लोगों का, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है फ्यूज। फ्यूज जो है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। 15 का सी सही है आप लोगों का आंसर। और ये फ्यूज जो है किसका मिश्र धातु है? यानी फ्यूज में कौन कौन से धातु का प्रयोग करते हैं? फ्यूज में क्या हो जाएगा? सीसा और टीन हो जाएगा। सीसा हो जाएगा, सीसा हो जाएगा एसएन, और टीन हो जाएगा, सॉरी सीसा हो जाएगा पीबी, पीबी हो जाएगा, और टीन क्या हो जाएगा? एसएन हो जाएगा। पीबी हो जाएगा सीसा और एसएन हो जाएगा टीन। ये दोनों का क्या है? मिश्रण है फ्यूज। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है प्रकाश का शून्यावकाश। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुपात, वेग अनुमानतः कितना है? प्रकाश का शून्य अवकाश में, शून्य अवकाश में प्रकाश का वेग अनुमानतः कितना है? प्रकाश का वेग बताना है। बताइए तो आप लोग, वेग, प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग कितना होता है शून्य अवकाश में? शून्य अवकाश में वेग कितना होता है अनुमानतः? यानी कि लगभग में दिया गया है प्रकाश का वेग, बताइए आप लोग। डी, 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 कौन सा आंसर होगा? डी भी है ऑप्शन में,
आप लोग कमेंट कर रहे हैं और बी भी कमेंट कर रहे हैं। कौन सा हो जाएगा? 3 गुना 10 के पावर 8। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड, ये किलोमीटर है, ये नहीं होगा। ये प्रकाश वर्ष है, ये भी नहीं होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ये 3 गुना 10 के पावर 10 है, तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, बी। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और ध्वनि की वेग अगर कहे, ध्वनि की वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है ध्वनि का वेग। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने के सोडा यानी कि धोवन सोडा जो होता है, वॉशिंग सोडा। धोने वाले सोडे को क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। 332 वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? 17 का सी। 17 का सी नहीं होगा। सोडियम हाइड्रो सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाता है? खाने वाला सोडा हो जाता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या हो जाएगा? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा। इसे ही क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग बेकिंग सोडा कहते हैं इसे। और ये धोने वाला सोडा जो है, कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। 10H2O H2O होता है। 10H2O होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट जो होता है, खाने वाला सोडा होता है। ये जो है, ये बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या हो जाएगा? खाने वाला सोडा। और धोने वाला क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 18 नंबर। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? इसका जवाब आप लोग जल्दी से दे दीजिए, क्योंकि ये वाला आप लोगों को पता है, प्रत्येक टेस्ट पेपर में आ जा रहा है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? 18 का बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आंसर आ गया है। 18 का बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बी हो जाएगा आंसर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 में है, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल्य? रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब? तेजाब तेजाब यानी कि एसिड। तेजाब जो बैटरी में प्रयोग किया जाता है, वो वाला तेजाब। तेजाब तेजाब मूल का रासायनिक माना जाता है। तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है एन N2CO3, बी में है NNO3, सी में है H2SO4 और डी में क्या है? HCl है। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। क्योंकि बैटरी में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, H2SO4 को। और सल्फ्यूरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? अम्लों का राजकुमार या राजा कहते हैं। और इसका प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में भी करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, बताइएगा आप लोग। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं?
क्या हो जाएगा इसका आंसर? उन्नीस का सी। 20 नंबर का जवाब दीजिए, 20 नंबर का। 20 का ए। 20 का ए। चलिए सही आंसर है आप लोग का, ए हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है, क्या है प्रश्न? निम्न गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। यानी कि अश्रु गैस जो होता है, अश्रु गैस की तरह काम करता है। वो गैस कौन सा है? ए में है हाइड्रोजन, बी में है सल्फर डाइऑक्साइड, और दो ऑप्शन और है इसका। दो ऑप्शन और है, वो भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे। ए में क्या था? ए ऑप्शन में क्या था? हाइड्रोजन था। और बी में क्या था? बी में SO2 था। SO2 था। सी में क्या है? नाइट्रोजन है। और डी में क्लोरीन है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। SO2 हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। 21 का डी। 21 का डी नहीं होगा। 21 का बी हो जाएगा। बी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। 22 में है, किस धातु से बनाया हवाई जहाज? किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है। यानी कि कौन से धातु का प्रयोग हवाई जहाज के निर्माण में और रेल के डिब्बे के निर्माण में किया जाता है? रेल के डिब्बे के पुर्जे पुर्जे बनाने में, रेल डिब्बे के पुर्जे बनाने में या हवाई जहाज में प्रयोग किया जाता है। कौन सा धातु? धातु यहाँ पर ऑप्शन में ए में है तांबा है, बी में लोहा है, सी में एल्युमिनियम है, और डी में इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए आप लोग जवाब। एल्युमिनियम। चलिए आंसर आप लोग का सही है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। यानी कि आंत जो है, आंत में रोग के निदान के लिए, कौन से किरण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए में एक्स किरण, बी में है अल्फा किरण, और सी में है बीटा किरण, और डी में गामा किरण है। क्या हो जाएगा आंसर? कौन से किरण का प्रयोग करते हैं? आंत में जो रोग होता है उसके निदान के लिए किस किरण का प्रयोग करते हैं? 23 नंबर का ए। 23 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए आप लोग का आंसर सही है। 23 का ए हो जाएगा। ए हो जाएगा, एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। आंत में जो बीमारी होता है उसके निदान के लिए एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? मिलर के द्वारा, खुराना के द्वारा, डी ब्रीज के द्वारा, केल्विन के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर? 24 का बी। 24 का बी। चलिए सही आंसर।
क्या हो जाएगा 24 का बी खुराना के द्वारा, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 25 नंबर। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? 25 नंबर का जवाब दीजिए, 25 नंबर। जैव विकास को 25 का सी, 25 का सी नहीं होगा। क्या हो जाएगा 25 का? लैमार्क हो जाएगा, डी हो जाएगा लैमार्क, लैमार्क। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने, लैमार्क ने समझाया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उसमें कौन सी गैस जो है वो आवश्यक है? ऑप्शन में दिया गया है निम्न गैस में से कौन सा आवश्यक गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। कौन सा आवश्यक गैस है जिसके मतलब जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा आंसर? डी, डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 27 नंबर। निम्न रक्त वर्ग, निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता, सर्वात्रिक दाता यानी कि निम्न, यहाँ दिया गया 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा सर्वदाता रक्त समूह है? सर्वदाता रक्त समूह है, सर्वदाता रक्त समूह है। 27, 27 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आप लोग का जवाब सही आ रहा है, बी हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और बी में भी अगर पता नहीं है तो देख लीजिए, ओ निगेटिव होता है। क्या होता है? सर्वदाता रक्त समूह ओ निगेटिव होता है। और सर्वग्राही की बात करें तो ये ए बी जो है सर्वग्राही है, सर्वग्राही, सर्वग्राही। ए बी क्या है? सर्वग्राही है और ये पॉजिटिव होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 28 नंबर। पुरुष जीन संगठन, पुरुष जीन संगठन होता है, इसमें से कौन सा पुरुष जीन संगठन है? पुरुष जीन संगठन है। क्या हो जाएगा? 28 का क्या हो जाएगा आंसर? 28, 28 का बी, 28 का बी। चलिए सही आंसर है 28 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ये वाला प्रश्न इससे पहले भी आया था, पीटू सर के क्लास में आया था, आप लोग याद होगा, जवाब दीजिए। क्या था? 29 का डी, 29 का डी केवल दिन में। चलिए आप लोग को याद है, क्लास आप लोग अच्छे से करते हैं और याद भी रखते हैं। क्या हो जाएगा? 29 का डी सही आंसर, 29 का डी हो जाएगा, केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? आप लोग जवाब कमेंट कीजिए। और इससे इसके बाद जो क्लास चलने वाला है, इसके बाद जो क्लास चलने वाला है वो विकास सर क्लास लेंगे। और स्टडी मूड का जो बुक निकला है प्रैक्टिस सेट, उसका रिवीजन करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट का। तो आप लोग कर लीजिएगा। नया बुक है जो भी मार्केट में हर जगह मिलता भी नहीं है, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद क्लास चलने वाला है, बिहार पुलिस का स्पेशल बुक है वो, स्टडी मूड, मूड सर अमित सर जो है उनका है।
तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दो तीन प्रश्न और बचा हुआ होगा इसका, मेरे क्लास का, और इसके बाद विकास सर लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट। चलिए हम लोग देख लेते हैं कितना प्रश्न बचा है अब इसमें। आप लोग जवाब अभी तक नहीं दिए 30 नंबर प्रश्न का। 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का सी क्या है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? 30 का सी हो जाएगा। 30 का सी हो जाएगा। चलिए सही आंसर है आपका, 30 का सी हो जाएगा। तरंग एवं कण के समान, यानी तरंग और कण दोनों के समान होता है। प्रकाश विकिरण जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तरंग और कण दोनों के समान। तरंग और कण दोनों के समान होता है प्रकृति। 29 29 नंबर क्वेश्चन फिर से। 29 नंबर प्रश्न, एक मिनट, 29 नंबर देख लेते हैं क्या है। 29 नंबर प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कब होता है? दिन और रात दोनों में। और बी में है, और ए में है केवल रात में, और सी में है दिन अथवा रात्रि दोनों में, और डी में है केवल दिन में। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होता है। केवल दिन में होता है, और कुछ ऐसा पौधा है ना जिसमें रात्रि में भी होता है। एक दो पौधा है अपवाद में जिसमें रात्रि में भी होता है। चलिए सही है 29 का प्रश्न सही है, आपका आंसर भी सही है। केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। अगर रात में भी होता है प्रकाश संश्लेषण तो हम लोगों को ऑक्सीजन का कमी नहीं पड़ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर हो गया है। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर यानी पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय, समय कितना लगता है? यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 31 का सी 8.3 मिनट। चलिए सही आंसर है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी 8.3 मिनट। 8.3 मिनट, यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के लगभग लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड के लगभग लगता है। ऑप्शन के हिसाब से सही है, और नहीं तो अगर नजदीकी में अगर रहेगा ऑप्शन तो 8.20 मिनट के, 8 मिनट 20 सेकेंड के लगभग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 32 नंबर, और यह लास्ट प्रश्न है, आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है। तो देखेंगे ये प्रश्न क्या है। ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः कितना होता है? ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः यानी कि लगभग कितना होता है? ध्वनि का वेग वायु में लगभग कितना होता है? ये वाला आप लोगों को बताए हैं। जब प्रकाश का वेग बता रहे थे उस समय बताए थे, क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 332 मीटर प्रति सेकेंड। सी में है 10 मील प्रति मिनट, या 3 गुना 10 के पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? 21 नंबर, 21 नंबर का आप लोग को बता दिए हैं। 21 नंबर, 21 नंबर में क्या डाउट है? अच्छा 21 नंबर देख लेंगे। ये 32 नंबर का जवाब आप लोग दीजिए। 32 का, 32 का क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, बी। 332 मीटर प्रति सेकेंड। 332 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए लास्ट प्रश्न था। 21 आप लोग बोल रहे हैं, देख लेते हैं 21 में क्या है।
21 में है निम्न गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। अश्रु गैस, अश्रु गैस जो होता है, अश्रु गैस कौन सा होता है, कौन सा गैस अश्रु गैस है? अश्रु गैस का जो उत्सर्जन होता है लेक्रामिल लेक्रामिल ग्रंथि से होता है। लेक्रामिल ग्रंथि से होता है और यह क्लोरोपिक्रीन होता है। क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन होता है। अश्रु गैस कौन सा है? क्लोरोपिक्रीन है। क्लोरोपिक्रीन है और क्लोरोपिक्रीन की तरह कौन सा काम करता है? सल्फर डाइऑक्साइड करता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है क्लोरोपिक्रीन की तरह कार्य करता है। इसलिए इसमें पूछा गया है निम्न गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, यानी कि अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं किसको? सल्फर डाइऑक्साइड को। हो गया होगा अब क्लियर आप लोगों का? सल्फर डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को अश्रु गैस के रूप में लेते हैं। तो चलिए हो गया आज का लास्ट प्रश्न।